हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी सीडीपी की क्लास है, ठीक है। तो इससे पहले के 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 16 नंबर है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़िए। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ये क्या दर्शाता है, ठीक है। तो एक विद्यालय जो है वो लड़कियों को वरीयता देता है, लड़कियों को पहले आगे आने को कहता है या जो भी, ठीक है। तो ये क्या है, देखा जाए तो क्या होगा, ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर है, इसमें क्या दिया है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोत्स्की जो हैं ये बच्चों के सीखने में किस कारक पर भूमिका पर बल देते हैं, बताइए। इसमें क्या करेंगे आप लोग, आपको अपने आंसर जो हैं अपने माइंड पे सोचने हैं कि इसका आंसर हम लोग ये कर सकते हैं। तो वाइगोत्स्की जो हैं ये सामाजिक, बच्चों के सामाजिक सीखने में सामाजिकता कारक पर भूमिका पर बल देते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 18 नंबर है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली, ठीक है, विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों को उपयोग करती है। वह डैश से प्रभावित है, ठीक है। तो वह किससे प्रभावित है, क्या है वो, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत है, गार्डनर के बहुबुद्धि का सिद्धांत, या वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर पियाजे की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसके लिए क्या आंसर करेंगे आप लोग, बताइए ज़रा। विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, ठीक है। गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उससे प्रभावित है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 19 नंबर में पहले प्रश्न दे रखा है, पढ़ लीजिए क्या दिया है भाई। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने से विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम जो है किसके सिद्धांत पर आधारित है, ये पूछा गया है। तो चलिए आपके ऑप्शन ये दे रखे हैं, कौन सा सिद्धांत हो जाएगा। अनुदेशात्मक सामग्री के लिए उचित संगठन, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना, सीखने की तत्परता, या सक्रिय भागीदारी। क्या करेंगे इसके लिए आप लोग, आंसर बताइए जरा। तो ये उपागम जो है वो सक्रिय भागीदारता कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सक्रिय भागीदारता कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु अधिगम अनुभवों की प्रकृति, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक हो जाएगा, बताइए जरा। वो हो जाएगा आपका विषय वस्तु में प्रवीणता। क्या हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 21वां नंबर है। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, ठीक है। कोलबर्ग जो है ये क्या कहते हैं कि शिक्षक जो है वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कैसे करता है भाई, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका क्या सही हो जाएगा भाई, किस तरीके से शिक्षक नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो वो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके, ठीक है, बच्चों के साथ नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाएं करके। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल पर जाकर और भी क्लासेस हो चुकी हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा भाई,
अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीखेंगे। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे। तो छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करने से क्या होगा, बताइए। आपको अपने को आंसर जो है अपने माइंड में सोचना है कि आप क्या कर सकते हैं इसका आंसर, बाकी फिर देखना है कि आप आंसर सही कर रहे हैं या नहीं। तो ऐसा प्रोत्साहित करने से वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 23 नंबर है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चे को निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजना चाहिए, अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, या प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। क्या करेंगे इसका आंसर आप लोग। इसके लिए सहकारी योजनाएं विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई निर्योग बच्चा आता है तो आप ये करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 24 नंबर है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार। देखिए कुछ जो है वो फैक्ट पे आधारित है, जैसे जीन पियाजे का है, कुछ गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, तो ये आपको रटने पड़ेंगे, बाकी तो कुछ पढ़ के भी आप कर सकते हैं। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ठीक है, किसके साथ, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विशेषण करने की योग्यता, सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इसके लिए आप लोग कौन सा आंसर करेंगे, बताइए ज़रा। जो पियाजे हैं इनका संज्ञानात्मक विकास का जो कौन से चरणों में ऐसा इंद्रिय कामक अवस्था संबंधित है, तो वो है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 25वां नंबर। ठीक है, मानव व्यक्ति परिणाम है। मानव व्यक्तित्व का परिणाम क्या होता है। पालन पोषण और शिक्षा, आनुवांशिकता, वातावरण की अंतःक्रिया, केवल वातावरण, केवल आनुवांशिकता। मानव के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है, वही तो इसका परिणाम होगा। आपको अपने आंसर अपने माइंड में सोचने हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो इसके लिए मानव के व्यक्तित्व का जो निर्माण होता है वो कैसे होगा, आनुवांशिकता के अकॉर्डिंग, वातावरण के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये परिणाम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 26 नंबर है भाई। तो क्या दिया है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। इससे प्रत्येक विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो इनमें से आप कौन सा आंसर करने वाले हैं, बताइए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ठीक है, जो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति होती है इसका पहला चरण कौन सा हो जाएगा, बताइए। प्राक्कलन का परीक्षण, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राक्कलन का निर्माण करना। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले समस्या पद्धति का पहला चरण क्या हो जाएगा, समस्या के प्रति पहले जागरूक होंगे ना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं भाई। 28 नंबर है, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। कौन सा सीखने का क्षेत्र है आपको ये बताना है। ठीक है, सीखने का क्षेत्र इनमें से कौन सा है।
तो भावात्मक जो है वो सीखने का क्षेत्र हो जाएगा, जिसका अर्थ आपका क्या होता है, भावात्मक जो है वो एक सकारात्मक भाव के द्वारा बच्चों में मनोवृत्ति जो है जागृति करता है, ठीक है, जिससे बच्चे सीखने की ओर अग्रसर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह किस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। देखो बुद्धिमान से इसका कोई लेना देना नहीं, ऊबने की बात हो रही ना बच्चे की, सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी गलत है। इसके लिए आप क्या करेंगे भाई, बताइए आप क्या सोच रहे हैं। इसके लिए आप करेंगे संभवतः कार्य जो है वो बार बार हो रहा है, तभी तो बच्चा उबेगा भाई। चलिए अगले और लास्ट प्रश्न में आ जाते हैं। हम लोग 15 क्वेश्चंस करके करते हैं ताकि क्लास ज़्यादा लंबी भी ना हो और आप लोग आसानी से देख पाएँ, है ना। तो चलिए, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। जो शिक्षार्थियों की त्रुटियां होती हैं वो कैसे, किसकी ओर, वे कैसे सीखते हैं, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर। इसके लिए आप लोग कौन सा आंसर करेंगे। प्रायः जो शिक्षार्थी त्रुटियां करते हैं तो वे कैसे सीखते हैं, इसकी ओर संकेत करती है। भाई त्रुटियां कर रहे हैं तो बार बार कुछ सीखेंगे ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कैसी लगी वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक भी कर दिया करो और अपने दोस्तों को शेयर करो जिनको इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देना है, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। ठीक है, और भी वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे आपको और भी आने वाली वीडियोस समय से मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।